कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे एचएसएससी में पूछे गए कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, इस वीडियो में भी हम वही करने वाले हैं, लेकिन आज आपको थोड़ा सा एक चीज़ समझनी है कि जो आज के जो क्वेश्चंस हैं वो जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर ऐसी कोई पोस्ट थी उसके क्वेश्चंस हैं, यानी कि जिसकी क्वालिफिकेशन ही जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड था वो थी। तो कहीं भी आपको लगे कि ये क्वेश्चंस कभी नहीं सुने, कभी देखे नहीं, तो थोड़ा ऐसा महसूस मत करना इस चीज़ को, क्योंकि ये सिर्फ टेक्निकल उसके थे, टेक्निकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए थे। हाँ, लेकिन आपको भी देखने चाहिए। क्यों? क्योंकि हो सकता है इन्हीं में से कोई ना कोई छोटा मोटा कोई ना कोई बात निकाल के वो अपना क्वेश्चन बना दे आपके लिए भी। ठीक है, प्लस अगर आप कॉमन सब्जेक्ट में हो, जैसे कि जो कॉमन पोस्ट वगैरह उनमें हो, तो आपके काम आएगा ही। प्लस में अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हो और आपकी टेक्निकल डिग्री के बेस पे अगर कंप्यूटर का कहीं पोर्शन ज़्यादा है तो वहाँ भी आपके लिए बहुत काम की ये वीडियो रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द बिलो स्टेटमेंट आइडेंटिफाई द डिवाइस रेफर्ड। ये कह रहा है कि भाई ये दो स्टेटमेंट लिखी हुई है। ठीक है, इन दोनों स्टेटमेंट को आप पढ़िए और बताइए किस बारे में है। ठीक है, स्टेटमेंट क्या है कि यह डिवाइस अन्य डिवाइस को फंक्शनैलिटी प्रदान करती है। इट इज़ अ डिवाइस दैट प्रोवाइड फंक्शनैलिटी फॉर अदर डिवाइस। ठीक है, दूसरी डिवाइसों को फंक्शनैलिटी यानी उनको कुछ काम करके देती है। ठीक है, कुछ काम करने की फैसिलिटी देती है। दूसरा, यह काफ़ी कंप्यूटर को जोड़ता है, प्रिंटर, इंटरनेट, फाइल, प्रोग्राम। ठीक है, इट कनेक्ट्स मैनी अदर कंप्यूटर। ठीक है, यानी कि इससे हम एक चीज़ समझ पा रहे हैं क्या, कि सर्वर ही एक ऐसी डिवाइस है, सर्वर ही एक ऐसी डिवाइस है जो अदर कंप्यूटर्स को अपने साथ कनेक्ट करके, ठीक है, और उनको फंक्शनैलिटी भी देता है कुछ ना कुछ करने की। ठीक है, कोई काम करने की, और साथ के साथ रिसोर्सेज भी देता है। देखो यहाँ पे ऐसा भी लिखा हुआ, पर ऐसा भी लिखा हो सकता था कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो नेटवर्क में कंट्रोल करती है पूरे नेटवर्क को, सिस्टम को, या फिर क्लाइंट है, सर्वर है, क्लाइंट कुछ रिक्वेस्ट भेज रहा है, ठीक है, किसी नेटवर्क में, तो उसको कौन कंट्रोल करेगा, उनको कौन सर्विस देगा, कौन रिस्पॉन्स देगा, यानी कि वो एक टाइप हो गया। ठीक है, आर्किटेक्चर का। वो सारे हम बाद में देखेंगे डिटेल में क्या होता है क्या नहीं। अभी सिर्फ हमें इतना समझना है कि अगर सर्वर की कहीं बात आए या कंप्यूटर या क्लाइंट की बात आए, तो मतलब क्या है कि क्लाइंट एक ऐसा कंप्यूटर है जो किसी दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट है, उससे कुछ ना कुछ फंक्शनैलिटी उसको चाहिए या उससे कुछ डाटा चाहिए उसको। ठीक है, तो वो काम किसका है, जो उसको प्रोवाइड करेगा वो सर्वर होगा। ठीक है, जैसे हम व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा वगैरह ये सब चीज़ें यूज़ करते हैं, तो उस केस में हम क्लाइंट हैं। ठीक है, और जो वो कंपनी है उसका अपना सर्वर है, वो सारे सर्वर है जहाँ से हम डाटा रिक्वेस्ट या उनको डाटा सेंड करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों काम, फाइलें शेयर करनी है और ये सब कनेक्टिविटी देने की फैसिलिटी कौन देता है, हमें सर्वर देता है। ठीक है, यहाँ पे साथ के साथ एक चीज़ और है कि अगर इन ऑप्शंस में भी कुछ हम वैसे ही देख लेते हैं, जैसे आपसे पूछे सुपर कंप्यूटर, जी टाइप जो है कि इनकी जो स्पीड होती है, कंप्यूटर्स की स्पीड होती है, कैपेसिटी होती है, साइज़ होता है, उसके हिसाब से अगर देखें तो सुपर कंप्यूटर सबसे बड़े कंप्यूटर हैं। ठीक है, उसके बाद लैपटॉप, लैपटॉप क्या होते हैं हमारे, माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है, ये कैसे होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो ये एक टाइप हो गई। अब बात आती है वर्क स्टेशन। अगर पूछ लिया होता कि वर्क स्टेशन क्या होता है, तो जी देखिए ध्यान से, वर्क स्टेशन होता है जो आपका कंप्यूटर है, ठीक है, जो आपका माइक्रो कंप्यूटर है, उसकी कैपेसिटी को हम बढ़ा दें। ठीक है, कैपेसिटी को हम बढ़ा दें, इंक्रीज कर दें, तो उसे बोलेंगे वर्क स्टेशन। यानी एक नॉर्मल कंप्यूटर है विद एक्सटेंडेड कैपेसिटी, यानी उसके अंदर कुछ चीज़ें बढ़ा दी, जैसे कि रैम, ग्राफिक मेमोरी बढ़ा दें। ठीक है, तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे, वर्क स्टेशन। ठीक है, तो ये चीज़ आप इसके बारे में ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। When you shut down the Windows operating system computer, it automatically clears the contents of। देखिए ये पूछ रहा है यहाँ पे कि जब सिस्टम हमारा ऑफ हो जाता है, बंद हो जाता है, शट डाउन हो जाता है, तो उस केस में कंटेंट किसका क्लियर हो जाता है,
ठीक है। अब देखिए जो हार्ड डिस्क ड्राइव है या फ्लॉपी डिस्क है, इनका जो डाटा है वो सेव रहता है परमानेंट, ठीक है, वो इरेज नहीं होता। इसी वजह से हम इनको कैसे उपयोग करते हैं, एज ए सेकेंडरी डिवाइस या फिर सहायक मेमोरी, ठीक है, सेकेंडरी डिवाइस या फिर सहायक मेमोरी। क्यों? क्योंकि इनमें परमानेंट डाटा स्टोर रहता है और इनकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। अब इनकी बात करें तो जो CD रोम है वो क्या है आपका, ये एक डिवाइस है ना कि स्टोरेज, ठीक है, ये स्टोरेज के लिए नहीं है, ये एक डिवाइस है जो किसके लिए है, जो CD को रीड करता है, CD कॉम्पैक्ट डिस्क उसको रीड करता है, एक डिवाइस है, ठीक है, CD रोम हम उसको बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ये तो एक डिवाइस है, ठीक है, तो इरेज होने का कोई मैटर ही नहीं है। हाँ, अगर खाली CD दिया होता तो यानी कि CD या DVD ऐसी मेमोरी है वो भी इरेज नहीं होती, बेशक आपका कंप्यूटर ऑन हो या ऑफ हो। बचता है रैम, आंसर है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये एक ऐसी मेमोरी है जो कंप्यूटर के स्टार्ट होने पर, कंप्यूटर के बूट होने पर इसके अंदर डाटा आता है, ठीक है, और पूरी प्रोसेसिंग इसी के अंदर होती है। उसके बाद जब शट डाउन करते हैं, कंप्यूटर को ऑफ करते हैं, तो इसका डाटा इरेज हो जाता है, ठीक है। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ, कि कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग कौन करता है, अधिकांश क्या ज़्यादातर प्रोसेसिंग करता ही कौन है, CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं, ठीक है। पर अगर आपसे पूछ ले कि अधिकांश प्रोसेसिंग होती कहाँ है, तो वो कहाँ पे होती है, रैम में, ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, अधिकांश प्रोसेसिंग रैम में होती है, ठीक है। नेक्स्ट, ए डैश इज एन इनपुट डिवाइस दैट कैन सेंस हैंड ड्रॉन मार्क्स। देखिए एक इनपुट डिवाइस इनमें से, अब इनमें से पूछा है कि कोई एक इनपुट डिवाइस है जो हाथों से बने हुए चिन्ह को प्रिंटेड जो फॉर्मेट है उसमें अगर कुछ है रेक्टेंगल्स हैं, कुछ सर्कल्स हैं, तो उनको रीड कर सकता है, रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है। तो अब देखिए वो डिवाइस कौन सी है आपकी, OMR। ये किसकी बात कर रहा है, जैसे आपने एग्जाम दिया हो तो वहाँ पे देखा हो MCQ होते हैं हमारे क्वेश्चंस, ठीक है, ऑप्शन A B C D ऐसे, और यहाँ पे ऐसे ये सर्कल्स होते हैं, और रेक्टेंगल भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है, कुछ शेप हो सकती है। अब हम क्या करते हैं, जब क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं इसमें OMR बेस्ड पेपर में, तो हम ऐसे डार्क कर देते हैं उसको, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हम अटैम्प्ट करते हैं उसको क्या करते हैं, डार्क कर देते हैं। तो ये उसी के बारे में पूछ रहा है। तो ये कौन सी डिवाइस है जो इनको रीड करेगी, मार्क्स को, ठीक है, लिखे हुए चिन्हों को, मार्क्स को, ऐसा लिखा मिले आपको तो उसको कौन करेगा, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये चीज आप ध्यान रखना, इसके बारे में ऐसा ही सवाल होगा। हाँ, दूसरा, अगर उनको OCR पूछना होता तो वो बोलते कि हाथों से लिखे हुए कैरेक्टर्स, ठीक है, हाथों से लिखे हुए कैरेक्टर्स को कौन रीड करता है, या फिर लिखे हुए कैरेक्टर्स को कौन रीड करता है, तो वो है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यानी लिखे हुए, नाम से भी पता चल जाएगा अगर आपको फुल फॉर्म पता है तो, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। तीसरा है MICR। MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर और रिकॉग्निशन, ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। MBR, मास्टर बूट रिकॉर्ड, ठीक है। अभी देखते हैं, जैसे MICR के बारे में अगर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ पे बोलेंगे आपको, या तो ऐसा कुछ लिखा होगा कि बैंक के जो चेक्स वगैरह हैं उन पे जो लिखा हुआ नीचे नंबर होता है, चेक नंबर, वो किस से रीड किया जाता है, तो MICR से। लिखा कैसा होता है, मैग्नेटिक इंक से, ठीक है, तो वहाँ पे MICR का यूज़ हो गया। MBR है मास्टर बूट रिकॉर्ड, इसका काम है जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, जहाँ पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जहाँ से बूट करता है,
तो उसके बारे में ये उस रिकॉर्ड उसके बारे में जानकारी रखता है, ठीक है। यानी ये तो डिवाइस से संबंधित नहीं है, ये तो मेमोरी में जैसे बूट रिकॉर्ड होता है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। दूसरा एक ये क्या है, MICR, OCR, ये क्या है, सारी आपकी इनपुट डिवाइस भी हैं। तो इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस या ऐसी डिवाइस जो इनपुट व आउटपुट दोनों है, उनके बारे में भी क्वेश्चन हो सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सम वेब एप्लीकेशन मेंटेन द लिस्ट ऑफ वेबसाइट एंड ब्रीफ समरी ऑफ देयर कंटेंट, ठीक है। यानी कुछ ऐसी वेब एप्लीकेशंस हैं जो वेबसाइट की सूची रखते हैं और सारे एक बड़े डाटाबेस में उसको जमा करके रखते हैं, ठीक है। तो इन वेब एप्लीकेशंस को क्या कहते हैं? देखिए, आप पहले तो एक थोड़ा सा ये समझिए कि आपने दो नाम सुने होंगे, एक वेबसाइट नाम सुना होगा, एक वेब एप्लीकेशन सुना होगा। पहले तो दोनों में अंतर क्या है? देखिए, वेबसाइट क्या है? नॉर्मल आपके HTML पेज हैं। वेबसाइट किससे बनती है? HTML पेजेस से। मान लो कि 5-10 HTML पेज हैं जिनसे मिलके आपका एक डॉक्यूमेंट बना है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि 5-10 हो, उनसे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर वो नॉर्मल आपके HTML पेज हैं, उनसे आपका डॉक्यूमेंट से आपकी एक वेबसाइट बनी है, वो होगी आपकी नॉर्मल वेबसाइट। वेब एप्लीकेशन क्या होती है? जो डायनेमिक होती है, उस जिसमें डाटा डायनेमिकली चेंज होता है। जैसे आपने डेली लाइफ में देखा हो, कभी कुछ सर्च किया हो, तो कुछ साइटें ऐसी होती हैं जो आज आप ओपन करते हो, ठीक है, वैसी की वैसी दिखती है, और 6 महीने बाद भी ओपन करते हो तो भी उस पर डाटा वैसा का वैसा ही दिखता है। यानी कि कंटेंट उसका जो है वो फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होता, यानी बार बार चेंज नहीं होता, फिक्स रहता है, ठीक है। तो उनको स्टैटिक भी बोल देते हैं और उनको नॉर्मल वेबसाइट भी बोल देते हैं। पर वेब एप्लीकेशन जिनमें आपको लॉग इन लॉग आउट करना पड़ता है, ठीक है, जिनमें डेली डाटा अपने आप चेंज होता रहता है, डेली क्या सेकंड्स में भी चेंज होता रहता है। कुछ एप्लीकेशंस तो ऐसी है जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये तो कुछ ऐसी एप्लीकेशन है जिनमें डाटा सेकंड्स में चेंज होता रहता है, ठीक है। तो वो होती है आपकी वेब एप्लीकेशन जो प्रोग्रामिंग के थ्रू बनती हैं, ठीक है। तो ये है। अब बात कर रहे हैं कि ऐसी कौन सी वेब एप्लीकेशन है इनमें से, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपका आंसर है इंडेक्सेस और सर्च इंजन, ठीक है। ये कई इनमें भी है, सब कन्फ्यूज़न दूर करिए। आप एक चीज़ सिंपल समझिए कि आपकी कोई भी वेबसाइट है या वेब एप्लीकेशन है, वो रन कहाँ होगी? ब्राउज़र में। यानी ब्राउज़र एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो किसको रन करता है, रेंडर करता है? आपके वेब पेजेस को, HTML डॉक्यूमेंट्स को, हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। अब सर्च इंजन की बात करें तो जब हम, देखिए, आपने गूगल पे सर्च किया होगा, गूगल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सर्च इंजन है। आपने कुछ भी सर्च किया जैसे HSSC अप्लाई, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कई सारे लिंक आ जाते हैं नीचे, ठीक है, कई सारे लिंक्स आ जाते हैं। वो लिंक्स क्या होते हैं? वो एक डायरेक्टरी टाइप से होता है कि वो अदर जो साइटें हैं, जो इस नाम से रिलेटेड साइटें हैं, उनकी लिस्ट होती है। अब आपको क्या कर रहा है? वो एक डायरेक्टरी का काम कर रहा है, आपको हेल्प कर रहा है, एक डाटाबेस दे रहा है, ठीक है भाई, ये सारे हैं अवेलेबल, देख लीजिए आपके काम की कौन सी है। दूसरा, ये आपको क्या फेवर करता है कि जो ज़्यादा रिलेवेंट है, जो ज़्यादा आपको लगता है कि इसको लगता है कि आप हाँ इसी की तलाश करो, वो चीज़ें आपको ज़्यादा ऊपर दिखाता है, बाकी की पीछे दिखाता है, ठीक है। तो हमारे लिए हेल्पफुल है, इसलिए हम सर्च इंजन यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो ये लिंक्स आएंगे, वैसे तो क्या होता है, किसी भी वेबसाइट पे लिंक को हम क्या बोलते हैं? हाइपर लिंक, ठीक है। पर सर्च इंजन में जो ये लिंक्स आते हैं, इनको बोलते हैं इंडेक्स। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा आपने अगर डिजिटल मार्केटिंग का नाम सुना हो या उसके बारे में कुछ कोशिश करी हो सीखने की, तो वहाँ पे बार बार आपने एक टर्म सुनी होगी कि गूगल ने इंडेक्स नहीं किया इस साइट को, या गूगल ने इसको इंडेक्स कर लिया, इस नंबर पे इंडेक्स कर लिया। मतलब क्या है? ये नंबरिंग देना कि जब कोई सर्च करे किसी कीवर्ड पे तो वो कहाँ पे उसको दिखेगा। यानी कि सर्च इंजन की बात आएगी तो लिंक्स वो क्या आपके इंडेक्सेस हैं, ठीक है। और करता कौन है ये काम? उस ऐप को क्या बोलेंगे, उस वेब एप्लीकेशन को क्या बोलेंगे? सर्च इंजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंटैक्स इज करेक्ट फॉर कमेंटिंग इन PHP। देखिए, पर्सनल होम पेज PHP लैंग्वेज के बारे में क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछा हुआ है कि कमेंट्स कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले कमेंट्स का उपयोग क्या है, ठीक है। कमेंट ऐसे टेक्स्ट है, ऐसा कुछ हम लिखते हैं जो हमारी हेल्प के लिए होता है, जो हमें हो सकता है हम 4 दिन बाद 5 दिन बाद उस प्रोग्राम को देखें तो हमें समझ आ जाए, देखते हैं एक हिंट का काम करता है, ठीक है।
जो आपने पढ़ा है कि कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, इनका काम क्या होता है, हाई लेवल प्रोग्रामिंग से लो लेवल में बदलना। जब ये कन्वर्जन होता है उस केस में जो कमेंट्स होते हैं उनको इग्नोर कर दिया जाता है, यानी कि वो उस प्रक्रिया में शामिल नहीं होते, तो हमारा टाइम बचता है, क्योंकि वो तो हिंट है, उनका वैसे भी कोई यूज़ नहीं होता। ठीक है, सिर्फ हमारी हेल्प के लिए है। ठीक है, दूसरा एक टीम बड़ी हो या एक प्रोग्रामर ने कुछ प्रोग्राम लिख दिया, बना दिया, दूसरे को हैंड ओवर कर दिया, तो दूसरा वो हिंट देख के इजीली समझ जाएगा कि भाई ये वाला कोड जो है वो क्या काम कर रहा है। ठीक है, तो हिंट टाइप से बोल सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी कुछ पूछ सकता है कि भाई प्रोग्रामिंग में कुछ हिंट्स होते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखा होता है एज ए हिंट, उसको हम क्या बोलते हैं, कमेंट बोलते हैं। ठीक है, और कमेंट के बारे में अभी यहाँ पे PHP में सिंटेक्स पूछ लिया कि उसको टाइप कैसे करेंगे। ठीक है, तो कैसे टाइप करेंगे, दो टाइप के कमेंट हैं आपके, एक है सिंगल लाइन, ठीक है, और एक होता है मल्टी लाइन। एक होता है सिंगल लाइन और एक होता है मल्टी लाइन। देखिए, सिंगल लाइन आपके हैश से भी स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, इसने सिंगल लाइन के लिए बोला है तो ये बिल्कुल सही है कि हैश से आपका सिंगल लाइन कमेंट शुरू होता है। दूसरा PHP में सिंगल लाइन कमेंट इससे भी होता है, डबल स्लैश से भी। ठीक है, तो ये दोनों किस लिए हैं, आपके सिंगल लाइन कमेंटिंग के लिए है। ठीक है, इसके अलावा अब मल्टी लाइन की बात करें। देखिए, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन में फ़र्क क्या है। सिंगल लाइन का मतलब ये है कि आपने ऐसे ये लिख दिया तो इसके आगे जो भी लिखा है वो सारा कमेंट है, पर जैसे ही नेक्स्ट लाइन में जाएंगे वो सारा क्या है, आपका प्रोग्राम है। ठीक है, ऐसे ही अगर हैश लगा देंगे तो आगे जो लिखा है वो सारा आपका कमेंट है। ठीक है, पर नेक्स्ट लाइन में जाएंगे वो आपका प्रोग्राम होगा जो एग्जीक्यूट होगा। इससे जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन पाइथन का भी आ चुका है HSSC में कि पाइथन लैंग्वेज में कमेंट किस से स्टार्ट होता है, तो वो भी किससे स्टार्ट होता है, हैश से। तो पाइथन में भी हैश से शुरू होता है और PHP में भी सिंगल लाइन कमेंट हैश से शुरू होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। मल्टी लाइन की बात करें तो देखिए, इसने थोड़ा सा सिंटेक्स बदल रखा है। अगर ये इस स्टार को अंदर लिख देता तो ये मल्टी लाइन हो जाता। मल्टी लाइन कैसे, मान लो कि ये आपकी कई सारी लाइनें लिखी हैं। ठीक है, हिंट छोटा नहीं है, बड़ा है। ठीक है, तो इसको अब कमेंट करना है तो कैसे करेंगे, ऐसे। ठीक है, यानी ये सिंबल लगा के लेस देन का, फिर ये स्टार, फिर जो भी आपको कमेंट में रखना है वो, और जहाँ पे भी आपको कमेंट एंड करना है वहाँ पे ये वाला सिंबल। तो ये किसके लिए हो गया, PHP में मल्टी लाइन। ये PHP की बात है। ठीक है, हर लैंग्वेज में अलग सिंटैक्स होते हैं, ये तो कोइंसिडेंस से किसी में सेम भी हो सकते हैं, पर ज़रूरी नहीं है, सब में अलग होते हैं। HTML का अलग है अपना, ठीक है, PHP का अलग है, पाइथन के अलग है सिस्टम, तो सबके अपने अपने होते हैं, वो आपको सारे याद करने पड़ेंगे और हम डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, अभी के लिए यही चीज़ समझना। अब बात आती है यहाँ पे कन्फ्यूज़न में कि आंसर कौन सा है जी। ठीक है, तो ये दोनों ही इसके आंसर बनते हैं, ये दोनों ही सही हैं। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। Which of the following is an example of conditional assignment operator in PHP। पूछा है कि PHP में इसमें कंडीशनल, ठीक है, कंडीशन बेस असाइनमेंट, यानी वैल्यू भी असाइन होनी है, तो कौन सा है इसमें। ठीक है, इसमें है ये वाला। ठीक है, अब देखिए, ये तो दोबारा कर लेना क्वेश्चन, आंसर आ गया इसमें। अनिल जी हमारे आंसर भी दे देते हैं हमें साथ। अच्छा, ठीक है, कोई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशनल असाइनमेंट ऑपरेटर। देखिए, कंडीशन भी है और असाइनमेंट भी है। कंडीशन का मतलब है कि हमें कुछ चेक करना है, लेस देन, ग्रेटर देन, एक जैसा है नहीं है, ठीक है, वो चीज़ें। और असाइनमेंट का मतलब ये है कि कंडीशन भी चेक करनी है, साथ के साथ कोई ना कोई वैल्यू भी असाइन करनी है। असाइन मतलब जैसे कि मैं ऐसा लिख दूँ A=B, यानी B में जो भी वैल्यू वो किस में असाइन हो जाए, A में असाइन हो जाए। ठीक है, वो बोलेंगे असाइनमेंट। तो ये आपका एक जैसे असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया। ठीक है, अब इसने पूछा कंडीशनल असाइनमेंट, जो ये है आपका कंडीशनल।
ठीक है, कि कंडीशन क्या है कि क्या ए ग्रेटर देन बी है, इस टाइप से। तो असाइनमेंट नहीं है ये, सिर्फ क्या है, कंडीशनल है भाई, सिर्फ चेक करेगा ट्रू और फॉल्स कि क्या वो ग्रेटर है या नहीं है, इस टाइप से। ठीक है, ये है नॉट इक्वल टू, ठीक है, नॉट इक्वल टू। जैसे अगर ऐसा लिखा है तो ये कंडीशन क्या चेक कर रहा है कि भाई क्या ए बी के इक्वल नहीं है, वो बात चेक कर रहा है। ठीक है, यानी नेगेटिव है ये सेंटेंस अपने आप में, तो ये बस सिर्फ चेक करा और रिजल्ट में क्या देगा आपको, ट्रू और फॉल्स, यानी कोई असाइनमेंट यहाँ भी नहीं है। पर जो ये वाला सिंबल है ये आपका असाइनमेंट है। ठीक है, कंडीशनल भी है और असाइनमेंट भी है। देखिए कैसे, पीएचपी में पूछ रहा है तो पीएचपी के सिंटैक्स की बात कर लेते हैं। मान लेते हैं कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे डॉलर। जो पीएचपी है उसमें वेरिएबल्स किससे डिक्लेयर करते हैं, डॉलर से। ठीक है, तो हमने ले लिया, मान लो ये एक वेरिएबल है, इसके अंदर हमने असाइन कर दिया 10। भाई एक ए वेरिएबल है जिसमें वैल्यू है 10। अब मैं करूं इको। इको क्या होता है, जैसे कि सी प्लस प्लस उनमें आपने सी में देखा होगा प्रिंट, ठीक है, पाइथन में आपने देखा होगा प्रिंट, सी में प्रिंट है, पाइथन में प्रिंट। ऐसे ही आपने सी प्लस प्लस में सी आउट सी इन ऐसा कुछ देखा है। ठीक है, तो ऐसे ही पीएचपी में होता है इको, कुछ भी प्रिंट करना हो स्क्रीन पे, तो इको डॉलर ए। ठीक है, भाई ए प्रिंट कर दे। अब मैंने लगा दिया ये ऑपरेटर और यहाँ पे लिख दिया 15। ठीक है, अब ये ऑपरेटर क्या करेगा, देखिए ये ऑपरेटर क्या करेगा, चेक करेगा कि क्या ए एग्जिस्ट करता है पहले, यानी इस स्टेटमेंट से पहले क्या ए एग्जिस्ट करता है, क्या वह है मेमोरी में। वो अगर है तो ठीक है, वो प्रिंट होगा, इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अगर वो मेमोरी में है तो वो प्रिंट होगा, या फिर वो नल हो, नल मतलब खाली हो। ठीक है, वेरिएबल तो है पर वो कैसा है, खाली है, उसमें कुछ नहीं है, तो उस केस में क्या प्रिंट होगा, आपका 15 होगा। ठीक है भाई, या तो ये एग्जिस्ट करता है तो ये ही वाला प्रिंट होगा, यानी कि यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, 10। भाई एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता तो प्रिंट क्या होगा, 15। ठीक है, या फिर ये हो नल, नल मीन्स इसमें कुछ ना हो, तब कौन सा प्रिंट होगा, 15। ठीक है, ये काम करता है, यानी असाइन किस पे कर रहा है, कंडीशन बेस। भाई या तो ये एग्जिस्ट ही ना करता हो तो इसको क्रिएट करके इसमें असाइन कर देगा 15। ठीक है, या फिर ये नल हो तो असाइन कर देगा। हाँ, अगर ए में पहले से कुछ है तो वो ही प्रिंट होगा, फिर ये 15 का कोई सिस्टम यहाँ पे नहीं है। तो ये है कि कंडीशन भी है, यहाँ पे कंडीशन भी चेक हो रही है कि क्या वो है कि नहीं है, और फिर साथ के साथ आपकी क्या हो रही है, असाइनमेंट भी हो रही है। ठीक है, तो आपका आंसर हो गया ये। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। इन पीएचपी डिफॉल्ट सिंटैक्स स्टार्ट विद डैश एंड विद। यहाँ पे ये सिंपल पूछ रहा है कि भाई पीएचपी स्क्रिप्ट है या पीएचपी की जो प्रोग्रामिंग है वो आपका प्रोग्राम कैसे स्टार्ट होता है और कैसे है। देखिए पीएचपी का प्रोग्राम आप एचटीएमएल के अंदर ही लिख सकते हैं। ठीक है, कोई आपका एक एचटीएमएल का कोड है, यानी आप डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं तो पीएचपी उसी के अंदर एम्बेड कर सकते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। ठीक है, यानी उसी के अंदर ही लिख सकते हैं वो स्क्रिप्ट। जहाँ भी हमें पीएचपी लिखनी है, ठीक है, जहाँ भी हमें पीएचपी लिखनी है तो हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये लिखेंगे पीएचपी। अब जहाँ भी इसको एंड करना है वहाँ पे क्वेश्चन मार्क और ये सिंबल। ठीक है, ये लेस देन वाला सिंबल और ये ग्रेटर देन वाला सिंबल। बीच में क्या है आपका, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पे, और फिर क्या लिखा हुआ, पीएचपी, स्पेस नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और फिर ये इसके बीच में जो भी स्टेटमेंट्स होंगी वो सारा कोड क्या होगा, आपका पीएचपी की स्क्रिप्ट होगी। ठीक है, अब आपसे पूछ लिया जाए, चलो ये तो आपका स्टार्टिंग और एंडिंग है। ठीक है, कौन सा है आपका, ये वाला हो गया। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ये भी पूछ सकते हैं, क्या किसी सिंगल HTML पेज में क्या हम मल्टीपल टाइम्स स्टार्ट और एंड कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मान लो स्टार्ट हुआ आपका, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो गया, एंड हो गया। आपको फिर से आपका कहीं HTML कोड है, आपको लगता है कि हमें फिर से स्क्रिप्ट को लिखना है, तो हम फिर से सेम सिंटैक्स यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क और PHP। ठीक है, और फिर PHP की स्क्रिप्ट लिख देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क और ये सिंबल। ठीक है, तो यानी कि हमारा जवाब क्या रहेगा, हाँ, हम मल्टीपल टाइम भी PHP स्क्रिप्ट को स्टार्ट और एंड कर सकते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन एसक्यूएल कनेक्शन आर मेड बिटवीन टू टेबल यूजिंग दिस। ठीक है, अब ये एसक्यूएल का क्वेश्चन है। ठीक है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। देखिए फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं ना आपसे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एक तो ये। ठीक है, डाटाबेस की बात हो रही है यहाँ पे। डाटाबेस आप एक चीज़ समझना कि बिल्कुल इजी वे में अगर इसको समझना है तो आप एक्सेल जैसा समझना। एक्सेल में क्या होता है, हमारी रोज और क्या होते हैं, कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो डाटाबेस भी हमारा वैसा ही है कि उसमें एक डाटाबेस होगा, डाटाबेस में कई सारी टेबल्स होंगी। यानी एक हमारा डाटाबेस होगा, उसमें कई सारी टेबल होंगी। ठीक है, उन टेबल में क्या होगा, रोज और कॉलम्स होंगे। ठीक है, रो में क्या होगा, रिकॉर्ड होगा, और कॉलम्स में क्या होगा, वैल्यूज होंगी। ठीक है, ये होगी आपकी रोज, ये होगी आपके कॉलम्स। अलग अलग नाम है। ठीक है, इसको रो को टपल भी बोल देते हैं। ठीक है, कॉलम्स को एट्रीब्यूट भी बोल देते हैं। ये वर्ड्स आप ध्यान रखना। अब बात यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसकी है कि रिलेशन दिखाना है दो टेबल के बीच में। अब जो ये रिलेशन है ये दो या दो से ज़्यादा टेबल के बीच में हम बना सकते हैं। कैसे कि जो ये एक टेबल है मान लो T1 और एक ये T2, इन दोनों के बीच में हम रिलेशन बना सकते हैं FK से, फॉरेन की से। ठीक है, किससे, फॉरेन की से। और अगर अब बात करते हैं कि जैसे ये प्राइमरी की क्या है, कैंडिडेट की क्या है, फॉरेन क्या है, सुपर क्या है। ठीक है, की बात कर लेते हैं क्योंकि सारे है ना इसमें की दी हुई है। तो अब फॉरेन रिलेशनशिप की बात आ गई, यानी एक टेबल से दूसरी टेबल में कनेक्शन आ गया तो होगी हमारी फॉरेन की। ठीक है, FK फॉरेन की। प्राइमरी की के बारे में क्वेश्चन आ गया तो हम क्या बोलेंगे जी, किसी भी टेबल में एक कॉलम ऐसा हो जो यूनिक हो। ठीक है, जो यूनिक हो और नल भी ना हो। ठीक है, जो कैसा हो, यूनिक हो और नल भी ना हो, यानी कि खाली ना हो, यूनिक हो। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड है स्कूल का। ठीक है, तो वहाँ पे यूनिक क्या होता है, स्टूडेंट का रोल नंबर। यानी किसी भी स्टूडेंट को दूसरे स्टूडेंट को डुप्लीकेट रोल नंबर नहीं दिया जाता। हर स्टूडेंट का रोल नंबर यूनिक होता है और बिना रोल नंबर के कोई स्टूडेंट होता नहीं है। तो वही बात है, वहाँ पे प्राइमरी की क्या है, रोल नंबर है। ठीक है, कैंडिडेट की और सुपर की बात करते हैं। देखिए अब अगर इनकी भी बात करें ना, कैंडिडेट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, तो इनमें देखिए सबसे बड़ी क्या है आपकी, सुपर की। ठीक है, सुपर की मतलब जो आपकी ये कॉलम है, जो आपकी एक कॉलम है, एक या एक से ज़्यादा, इनके कम्बिनेशन से हम पूरे रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, आप सिंपल भाषा में समझिए कि हमें किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड देखना है। अब हम अगर सिर्फ उसके रोल नंबर को छोड़ के बाकी हम और भी चीज़ें ले लें साथ में, जैसे हम उसका रोल नंबर ले लें, फादर हम ऐसा ही करते हैं ना यूजुअली, खाली एक रोल नंबर नहीं देखते हम। कई बार क्या करते हैं कि कोई रिकॉर्ड देखते हैं तो हम रोल नंबर भी देखते हैं, साथ में डेट ऑफ बर्थ भी देखते हैं क्रॉस चेक करने के लिए। ठीक है, तो मान लो कि हम ऐसा कुछ ले ले कम्बिनेशन कि हमने रोल नंबर ले लिया, साथ में डेट ऑफ बर्थ ले लिया और फादर नेम ले लिया। अब वो सारे मिलके क्या कर रहे हैं, एक पूरा रिकॉर्ड आपको दे रहे हैं निकाल के। ठीक है, उस केस में वो क्या है आपकी, सुपर की है। यानी जो बहुत सारे मल्टीपल कॉलम्स को मिला के हम आइडेंटिफाई करें तो वो हो गया हमारा सुपर की। अब काम क्या है इसका भी वही है। ठीक है, आपको ऐसा ही लिखा मिलेगा कि आइडेंटिफाई करे। ठीक है, तो सबसे बड़ी की सुपर की। अब इसको छोटा कर दें तो वो क्या हो जाएगी आपकी, कैंडिडेट की। और बिल्कुल जो आपकी छोटी की है, यानी सुपर की से जो आपने छोटी छोटी की बना ली, यानी कि आप कॉम्बिनेशन ले लो। जैसे आपने क्या लिया, रोल नंबर लिया, डेट ऑफ बर्थ लिया और फादर नेम लिया। अब आप कॉम्बिनेशन बना लो कि जैसे रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ अलग कर लिया, या रोल नंबर, फादर नेम, कैंडिडेट नेम अलग कर लिया, या फिर रोल नंबर या कैंडिडेट नेम ले लिया खाली। ठीक है, इस टाइप से आप जो ये कॉम्बिनेशन बनाओगे ये सारे क्या है आपकी, कैंडिडेट की है। ठीक है, और प्राइमरी की क्या होगी, जो आपने ये सारे सबसेट बनाए हैं, जो ये कॉम्बिनेशंस बनाए, इनमें जो सबसे छोटे से छोटा है, ठीक है, जो सबसे छोटा है वो आपका क्या होगा, प्राइमरी की। तो देखिए ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि प्राइमरी की इनमें से ऐसी कौन सी की है जो सबसे मिनिमल कैंडिडेट की है, यानी सबसे छोटी कैंडिडेट की है, तो वो क्या है आपकी, प्राइमरी की। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। एक क्वेश्चन घुमा के ये भी पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी की नल हो सकती है,
या फिर ऐसा पूछ तो ये जो आपकी की है ये नल हो सकती हैं एक्सेप्ट आपकी प्राइमरी की, ठीक है। तो कैंडिडेट की और सुपर की में जो आपकी प्राइमरी की रहेगी, ठीक है, वो नल नहीं हो सकती, पर इसके कॉम्बिनेशन में सारी नल नहीं हो सकती, ठीक है। तो यानी कि ये सारी नल नहीं हो सकती हैं कंप्लीटली, हाफ इसमें कुछ कॉलम नल भी हो सकते हैं, जैसे हो सकता है फादर नेम अवेलेबल ना हो पर रोल नंबर जरूर होगा, यानी एक तो उनमें रहेगी, एक कॉलम तो जरूर रहेगा। पर जो फॉरेन की है ये आपकी नल हो सकती है, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है, नल मतलब खाली रह सकती है, रिलेशनशिप जरूर बना रही है पर जरूरी नहीं है कि वो रिकॉर्ड यहाँ और वहाँ भी हो, यानी कि वो रिकॉर्ड यहाँ ना भी हो तो भी कनेक्शन तो रहेगा, ठीक है, रिलेशनशिप तो रहेगी। ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू डिलीट द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल। देखिए अगर टेबल स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, अगर टेबल स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको कमांड ध्यान रखनी है एल्टर, क्रिएट, ड्रॉप, ठीक है। टेबल स्ट्रक्चर की बात करें तो कौन सी कमांड यूज होंगी, एल्टर, क्रिएट, ड्रॉप। देखिए क्रिएट, किसी टेबल को क्रिएट करना है, यानी हमें कोई डाटाबेस में एक टेबल बनानी है तो हम किसका यूज करेंगे, क्रिएट का, ठीक है। अब टेबल हमने बना दी, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे आपने हो सकता है शुरू में आपने 3 कॉलम लिए हों, ठीक है, एक नया कॉलम और लेना है, उसको क्या बोलेंगे, एल्टर, उसमें चेंज करना, ठीक है। अब टेबल बना ली, हमें लगता है कि ये एक्स्ट्रा है, हमें ये डिलीट करनी है, पूरे का पूरा टेबल ही डिलीट करना है, ठीक है। देखिए इसको डिलीट करने की 2 चीज़ें हैं, एक तो हम इसके अंदर जो रिकॉर्ड है सिर्फ उनको डिलीट कर दें, मतलब टेबल आपकी एग्जिस्ट करती है बस वो खाली है, यानी हमने रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, वो अलग है। यहाँ पे पूछ रहा है कि पूरी टेबल को ही हटा दें, ठीक है, उस केस में कौन सी कमांड यूज होगी, ड्रॉप, यानी अगर आप ड्रॉप यूज करोगे तो ये पूरी टेबल ही डिलीट हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप डिलीट यूज करोगे तो क्या होगा, डिलीट यूज करोगे तो उसके अंदर के रिकॉर्ड डिलीट होंगे, टेबल आपकी एग्जिस्ट करेगी। ये कुछ वैसा सा है कि जैसे स्टूडेंट के रिकॉर्ड का रजिस्टर है, एक तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड मिटा दो, ठीक है, दूसरा रजिस्टर ही गायब कर दो, ये कुछ वैसा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, रजिस्टर ही गायब कर दिया, टेबल ही गायब कर दी पूरी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना, ड्रॉप। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल कमांड ऑफ फॉलोइंग कमांड इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा डेफिनेशन कमांड। देखिए इसमें आपको 3 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक होता है DML, एक होता है DDL और एक होता है DCL, ठीक है। DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, मतलब इसमें वो सारी कमांड होंगी जैसे जो टेबल क्रिएट करने की, चेंजेस करने की होंगी, जैसे क्रिएट हो गया, ठीक है, एल्टर हो गया और ड्रॉप हो गया, इस तरह की ये सारी कमांड यूज होंगी किसमें, DDL में, यानी टेबल के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, डेटा को डिफाइन करना है, तो ये सारी कमांड है। अगर आपसे ऐसा पूछा जाए, मैनिपुलेटेशन, DML, डाटा मैनिपुलेट करना, मैनिपुलेटेशन, यानी ये वो कमांड्स हैं जिनके थ्रू हम डाटा को मैनिपुलेट करेंगे। अब मैनिपुलेट में क्या क्या आता है, सेलेक्ट करना, भाई कोई एक रिकॉर्ड है, एक या एक से ज़्यादा रिकॉर्ड हमें देखने हैं, ठीक है, सेलेक्ट करना, या कोई नया रिकॉर्ड है वो एंटर करना है टेबल में, नई रो एंटर करनी है, ठीक है, कोई रो है जो हमें नहीं चाहिए डिलीट करनी है। देखिए यहाँ पे हम टेबल डिलीट नहीं कर रहे हैं, हम उसके अंदर रिकॉर्ड सेलेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर कोई रिकॉर्ड है उसको इंसर्ट कर रहे हैं, नया रिकॉर्ड, या कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट है जो हमें नहीं चाहिए उस रिकॉर्ड को हम डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा एक जैसे है आपकी अपडेट, अपडेट मतलब कोई रिकॉर्ड में कोई मिस्टेक है, करेक्शन है, वो आपको करेक्ट करना है, तो वो हो गया आपका अपडेट। इन कमांड्स में हमने क्या किया है, डेटा को मैनिपुलेट किया है सिर्फ, ठीक है, हमने टेबल के स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा, पर इनमें तो हम क्या है, टेबल के स्ट्रक्चर को ही छेड़ रहे हैं, पूरा डेफिनेशन को ही टच कर रहे हैं। तो आपको ऐसे ध्यान रखनी है, हो सकता है अभी तो ये क्वेश्चन पूछा है DDC यानी डाटा डेफिनेशन के बारे में पूछा, तो डाटा डेफिनेशन के बारे में इनमें कौन सी है, आप देख पा रहे होंगे, एल्टर, ठीक है, क्योंकि एल्टर एक में ही है। सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, ये क्या है, ये सारी आपकी कौन सी है, DML। तो अब क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि इनमें से कौन सी DML है या डाटा
स्प्लिटेशन कमांड कौन सी है वो पूछ ले तो आपका हो जाएगा सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, इनमें से कोई ना कोई आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है DCL, और जो टेक्निकल एजुकेशन के बेस पे एग्जाम्स हैं उनमें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, DCL इसको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म भी आ सकती है, इसको बोलते हैं डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज। इसके अंदर कमांड्स कौन सी आती हैं, देखिए इसके अंदर कमांड्स आती हैं रोल बैक, कमिट, रोल बैक, कमिट, सेव पॉइंट। ठीक है, ये आती है। इनका काम क्या है, देखिए जो एडवांस थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है जिन्होंने, या एडवांस तैयारी करते हैं, या बैकग्राउंड जिनका टेक्निकल, वो इजीली समझ जाएंगे ये चीज़ें क्या है। हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन में कंकरेंसी कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि एक विश्वसनीयता इंश्योर करने के भी हाँ जो भी हमारा डाटा है वो विश्वसनीय है। उदाहरण के लिए हम एक सिंपल सा समझ लेते हैं कि जैसे आप बैंक में गए, आपके पास बैंक अकाउंट भी है और आपके पास ATM भी है, आपने ATM किसी और को दे दिया और आप खुद बैंक में खड़े हैं। ठीक है, अकाउंट आपका ही है, वो उधर से पैसे निकालता है, आप इधर से पैसे निकाल रहे हो या जमा करवा रहे हो, तो उस केस में बैंक का जो डाटा है उस पर हम विश्वास कब करेंगे, जो आपने 2 ट्रांजैक्शन करी हैं, एक उधर हुई है ट्रांजैक्शन ATM में और एक उधर हुई है, दोनों ट्रांजैक्शन होने के बाद आपका जो डाटा है वो रिलायबल होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। ऐसा ना हो कि इधर से आप 500 रुपीज़ जमा डिपॉजिट करवा रहे हो और उधर से वो निकाल रहा है पर कोई एक रिकॉर्ड मिसिंग है। ठीक है, इस टाइप से, या एक रिकॉर्ड ने दूसरे रिकॉर्ड को अपडेट कर दिया, चेंज कर दिया, तो वो चीज़ उसको श्योर करना है। ठीक है, या फिर चलते चलते सिस्टम क्रैश हो गया तो ट्रांजैक्शन आपकी बीच में ही थी, वो ट्रांजैक्शन आपकी पूरी नहीं हुई। जैसे आप ATM से पैसे निकाल रहे हो, ATM ही ख़राब हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी चली जाए, उस केस में ये तो नहीं है ना कि आपने जो ट्रांजैक्शन करी वो आपके पैसे भी कट गए और उधर ATM भी ख़राब हो गया। ठीक है, और आपको पैसे भी नहीं मिले, ऐसा नहीं होगा। तो ये वो सिचुएशन है कि जहाँ पे हमें डाटाबेस पे विश्वास कैसे बनेगा कि ये बिल्कुल सही है, वो श्योर करते हैं। तो रोल बैक होता है, कुछ भी चेंजेस हुए हैं वो पूरी तरह नहीं हुए, वो हमें कैंसिल करने हैं तो रोल बैक कर देंगे। कमिट का मतलब होता है फाइनली सेव करना उनको, जो भी हमने ट्रांजैक्शन करी हैं, जो भी हमने चेंज करे हैं, पैसे निकाले हैं, डलवाए हैं, इस ये एक उदाहरण है। ठीक है, यानी डाटाबेस में जो भी हमने ट्रांजैक्शन करी हैं, चेंजेस करे हैं, उनको सेव करना है। सेव पॉइंट का मतलब क्या होता है, आसान भाषा में हम समझें, सेव पॉइंट का मतलब होता है ऐसे कदम जहाँ तक हमें वापस जाना हो। जैसे हम थोड़ी दूर चले और हमने डिसाइड किया कि भाई ये हमारा सेव पॉइंट है, यानी इससे आगे हम बढ़ेंगे पर कोई गड़बड़ रहेगी तो हम यहाँ तक वापस आएंगे। ठीक है, जैसे हमारी ट्रांजैक्शन चली यहाँ से यहाँ तक, यहाँ हमने एक सेव पॉइंट बना लिया। ठीक है, अब हम आगे जरूर बढ़ रहे हैं पर इस विश्वास के साथ बढ़ रहे हैं कि कोई भी गड़बड़ हुई तो हम वापस इस पॉइंट पे आएंगे। ठीक है, ये एक सेव पॉइंट हो गया। अब हम यहाँ तक चले गए, हमारी और ट्रांजैक्शन चली गई आगे। ठीक है, हमने दूसरा सेव पॉइंट बना लिया, फिर हमने तीसरा बना लिया, ऐसे। ठीक है, तो हम बहुत सारे सेव पॉइंट बना सकते हैं। ठीक है, तो सेव पॉइंट क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ तक हम रोल बैक कर सकते हैं वापस, हमारी चॉइस है वो। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। अगर DCL की बात करें तो रोल बैक, कमिट, सेव पॉइंट ये कमांड मिलेंगी। DML की बात करें सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट। ठीक है, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ये कब DL की बात करें, डेफिनेशंस वगैरह की बात करें। ठीक है, तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर में आए थे। टेक्निकल डिग्री थी इसलिए थोड़े से कॉम्प्लेक्स भी लगेंगे आपको, जिनका कॉमन है मैं पहले भी बोल चुका हूँ। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, हाँ पर थोड़ा आइडिया होना चाहिए क्योंकि ये अल्टर, सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट ये कॉमन में भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। बाकी डिटेल में हम कोर्स में पढ़ेंगे इसके बारे में, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।